2024 के चुनावी घमासान में हिंदू मुसलमान की एंट्री हो चुकी है और यह एंट्री हुई है कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के बाद। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवा, महिला, किसान, बेरोजगारों के लिए कई वायदे किए। साथ ही कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए भी अलग से वादों का ऐलान किया। लेकिन अल्पसंख्यकों के ऐलान को बीजेपी और पीएम मोदी ने मुद्दा बनाते हुए मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग की छाप बता दिया। अब यही मुस्लिम लीग दोनों पार्टियों के बीच घमासान का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। 2024 के इलेक्शन में क्या है लीग का चुनावी कनेक्शन, इस पर देखिए हमारी पूरी इनसाइड स्टोरी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। ये मैनिफेस्टो क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। ये हिंदुस्तान के चेहरे को बदलने वाला मैनिफेस्टो है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। हमारा घोषणा पत्र लोगों की आवाज पर बना है। इसमें लोगों की अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है। आ गया 2024 का चुनाव, करने लगे हिंदू मुसलमान ने मुस्लिम लीग का मुद्दा छेड़कर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने बीते शुक्रवार यानी 5 अप्रैल को अपना एक घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया, जिसमें आम जनता से 5 न्याय और 25 गारंटी को पूरा करने का वादा किया गया। इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गई। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप बताया तो बीजेपी की पूरी पलटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही राह पर चल पड़ी। आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। आपने देखा होगा कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। उन बातों पर फोकस किया जहां अल्पसंख्यक समुदाय या यूं कहें कि मुसलमानों के लिए जिक्र किया गया और कांग्रेस के घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी ने चुनाव को हिंदू मुसलमान की तरफ शिफ्ट करने की तैयारी भी शुरू कर दी। इंडी गठबंधन के पास न विजन है न विश्वसनीयता है। यहां आपस में ही सिर फुटबल मची है। ये मजबूरी में साथ आए लोग हैं। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक समुदाय का खास तौर पर जिक्र करते हुए कई वादे किए गए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक छात्रों और युवाओं को रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात की गई। अल्पसंख्यक छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप योजना बहाल करने की बात की गई। घोषणा पत्र के मुताबिक ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बैंक बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यकों को संस्थागत ऋण प्रदान करेंगे। देश के अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के अवसर प्रदान करने का भी वादा किया गया।
कांग्रेस ने वादा किया है कि वो ये सुनिश्चित करेगी कि सभी नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की आजादी हो। इसके अलावा पर्सनल लॉ में सुधार और संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने का वादा किया गया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होने के बाद ही पीएम मोदी ने मुस्लिम लीग का जिक्र छेड़कर राजनीतिक घमासान मचा दिया। पीएम मोदी ने चुनावी जनसभाओं में कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की सोच को मुद्दा बनाया, तो बीजेपी ने भी मुस्लिम लीग के 1936 के घोषणा पत्र और कांग्रेस के 2024 के घोषणा पत्र के 3 बिंदुओं की आपस में तुलना करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। बीजेपी के मुताबिक 1936 में मुस्लिम लीग ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वो मुस्लिमों के लिए शरिया, व्यक्तिगत कानूनों, पर्सनल लॉज की रक्षा करेगी। 2024 में कांग्रेस ने भी कहा है कि वो ये तय करेगी कि अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून हों। 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि वो बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ेगी। 2024 में कांग्रेस ने कहा है कि भारत में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं। 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम मुस्लिमों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप और नौकरियों के लिए संघर्ष करेंगे। 2024 में कांग्रेस ने कहा है कि हम इंश्योर करेंगे कि मुस्लिम छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिले। चुनावी सभाओं से कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी के हमले के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी खुलकर आमने सामने आ चुकी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को विभाजन का खाका और जिन्ना के मुस्लिम लीग एजेंडे की स्पष्ट प्रतिकृति बता दिया, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए पार्टी के घोषणा पत्र को देश का न्याय पत्र बता डाला। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। और जो 50% से अधिक आरक्षण की बात है, वो किसके लिए आरक्षण करने की बात कर रही है? कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। ये मेजॉरिटिज्म के खिलाफ जिस तरीके की रणनीति और राजनीति कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, देश ने इनको माफ नहीं किया है और आगे भी माफ नहीं करेगी। देश बांटने की जो चाल है और तुष्टीकरण के आगे जो घुटने टेकने का इनका रवैया है, इसको देश माफ नहीं करने वाला है। जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास, तो वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। यह भी सच है कि हमारी चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही, या जो हमारा घोषणा पत्र न्याय पत्र के नाम से आया, उसमें पूरी तरह से साफ हो गया है कि प्राथमिकताएं क्या हैं। हमारे घोषणा पत्र की चर्चा विशेषज्ञों और जानकारों ने की और विरोधियों को भी यह कहना पड़ रहा है कि एक बड़े व्यापक दृष्टिकोण का खाका है, ये एक ब्लूप्रिंट है भारत के भविष्य के लिए, और 10 साल में जो भी समस्याएं इस देश के लोगों पर लादी गई हैं, उन सबका कहीं समाधान भी है। वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ तो इतिहास के गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप होने की बात कहकर हमला करने के बाद कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर सरकार बनाई थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी समझौता नहीं किया। कांग्रेस ने लाल कृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह के पुराने बयानों को याद दिलाते हुए ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता जिन्ना के समर्थक हैं। प्रधानमंत्री हमेशा जनता की चिंता कभी नहीं बात करते। वो ध्यान हटाना चाहते हैं जो जनता के मुद्दे हैं। जो 10 साल अन्याय काल की हकीकत है, उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, इतिहास याद रखिए, 1940, 1941 और 42 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के स्थापक जो थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, और वो मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी बंगाल में। तो आज कांग्रेस की बात करते हैं, ये हमेशा विभाजनकारी राजनीति अपनाते हैं और जो कोई मुद्दा सामाजिक ध्रुवीकरण प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री तैयार होते हैं। ये बिल्कुल फजूल की बातें कहते हैं, झूठ बोलते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर खरगे ने कहा,
मोदी और शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश और मुस्लिम लीग का समर्थन किया। आज भी वो आम भारतीयों के योगदान से तैयार हुए कांग्रेस न्याय पत्र के खिलाफ मुस्लिम लीग का आह्वान कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि आपके पूर्वजों ने 1940 के दशक में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल, सिंध और NWFP में अपनी सरकार बनाई थी। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर को ये नहीं लिखा था कि देश और कांग्रेस के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे दबाया जाए, और इसके लिए वो अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए तैयार थे? आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से जनसंघ और मुस्लिम लीग के समझौते वाला बयान बेबुनियाद नहीं है। हालांकि आज ये कल्पना करना भी मुश्किल लगता है कि कभी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने एक साथ मिलकर कई राज्यों में सरकारें बनाई थी, लेकिन हकीकत यही है। विनायक दामोदर सावरकर की अध्यक्षता में हिंदू महासभा ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया। ब्रिटिश साम्राज्य के साथ ये सहयोग हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग गठबंधन के रूप में भी सामने आया था। ये वो वक्त था जब कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक संगठनों पर प्रतिबंध थे, केवल हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यही समय था जब हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 3 राज्यों में गठबंधन सरकारें चलाई। हिंदू महासभा ने निमंत्रण के बाद मुस्लिम लीग के साथ सिंध में मिलीजुली सरकार चलाने की जिम्मेदारी ली। 1941 में बंगाल में पीएम फजलुल हक और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में 1 साल तक मिलीजुली सरकार चली। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार बंगाल और सिंध के अलावा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी थी। बदलते राजनीतिक दौर में अब माहौल, मुद्दे और मानसिकता सबका आधार बदल चुका है। यही वजह है कि चुनावों में असल मुद्दों पर धर्म और जाति हावी नजर आते हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आने के बाद दोनों दलों में राजनीतिक घमासान तेज हो चुका है। दोनों दल एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। एक तरफ कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा का निचोड़ बता रही है, तो बीजेपी के नेता इसे भ्रम फैलाने वाला और देश बांटने वाला घोषणा पत्र साबित करने में तुले। वो जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो का कोई वैल्यू नहीं है। मैनिफेस्टो देखने से लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि ये भारत का चुनाव का मैनिफेस्टो है क्या पाकिस्तान का चुनाव का मैनिफेस्टो। चुनाव पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये मैनिफेस्टो पाकिस्तान के लिए ज्यादा, भारत के लिए कम है। I don't think the manifesto is to break the country. I think the manifesto is to make the country strong and to keep it secular. That is what it is. And if anybody thinks of otherwise, then they are already dividing the nation on their own ways. कल से मैं देख रहा हूँ कि जो मीडिया, सोशल मीडिया बोल रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि कहना क्या चाहते हैं। मेरे हिसाब से इतना शानदार मैनिफेस्टो आया है, उसकी आलोचना के शब्द नहीं मिले। किन शब्दों में आलोचना करें, तो उन्होंने तरीका निकाला एक ऐसा जुमला बोल दो मुस्लिम लीग का कि लोग कन्फ्यूज रहेंगे मैं मुस्लिम से जोड़ रहा हूँ। हम सबका आश्चर्य हुआ क्या है मुस्लिम लीग, कहाँ पिक्चर में आती है मुस्लिम लीग। तो मेरे हिसाब से तो उनको शब्द नहीं मिले होंगे कि भाई आलोचना क्या करे। घोषणा पत्र नहीं, वो झूठ का पुलिंदा है। ये फरेबी पार्टी है, झूठी पार्टी है, वादा करके भूल जाती है। ऐसी पार्टी है 60 साल देश में शासन किया, कुछ किया नहीं। जब सत्ता से बेदखल हो गए तो सब करने का वादा कर रहे हैं। इसे उनके वादे पे जनता को भरोसा नहीं। कांग्रेस धोखा है, मोदी भरोसा है। चुनाव के मौसम में बयानबाजियों और शहमात का खेल तो अभी शुरू हुआ है और दोनों दल एक दूसरे को धराशायी करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। चुनावी संग्राम में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेसी घोषणा पत्र पर सवाल उठाया तो कांग्रेस ने भी एक्शन लेने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग में पीएम मोदी के खिलाफ उनकी पार्टी के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप वाला बताने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मेरे साथी सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक, पवन खेड़ा और गुरदीप सप्पल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। हमने 6 शिकायतें दी, जिनमें से 2 पीएम मोदी के खिलाफ है। ये चुनाव आयोग के लिए सभी दलों को समान मौके देना सुनिश्चित करने का समय है। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक जनादेश को बरकरार रखेगा। हम इस सरकार को बेनकाब करने के लिए सियासी और कानूनी रास्ते अपनाना जारी रखेंगे।
प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर नाराज है कांग्रेस। इलेक्शन कमीशन भी गई है। हमारे साथ सलमान खुर्शीद हैं, जिनके नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन में प्रतिनिधिमंडल गया, और जो बयानों में कहा जा रहा है उसमें बहुत सी बातें हैं। उसमें खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि आपका जो मैनिफेस्टो है वो विभाजनकारी है। देखिए, आप तर्क पेश करें। अगर आपको मैनिफेस्टो से कोई भी आपत्ति है तो आप तर्क पेश करें, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन ऐसे आरोप लगाना, वो भी एक नेशनल पार्टी पे ये आरोप लगाना कि यहाँ विभाजनकारी मैनिफेस्टो है, कैसे हो सकता है? हम ये बताइए कि आज कैसे विभाजनकारी मैनिफेस्टो हो सकता है? पूरा समय विभाजन में ये लोग लगे रहते हैं कि समाज का विभाजन ये लोग कर दें, और फिर आके इल्जाम हम पे लगाते हैं। वो तो क्या होगा, वो तो बिल्कुल वैसे हुआ कि झूठा चोर कोतवाल को डांटे। हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो व्यापक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लोगों को अधिकार देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को, नौजवानों को, किसानों को, सबको ठोस उपाय हमने रखे हैं कि उनको क्या क्या मिलेगा। उसको ये विभाजनकारी कैसे कह सकते हैं? उसका तो यही मतलब हो सकता है कि अगर हम नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो वो विभाजन होगा इस देश का। अगर रोजगार देंगे महिलाओं को, अगर हम कोई महिलाओं को हम सहयोग देंगे तो वो विभाजनकारी होगा। ऐसी बात क्यों कहते हैं? ये शोभा नहीं देता है प्रधानमंत्री को। राहुल गांधी ने भी अपने मैनिफेस्टो लॉन्च होने के बाद एक वीडियो संदेश जारी करते हुए जनता से कांग्रेस के घोषणा पत्र पर राय मांगी थी। गाड़ी में बैठे राहुल गांधी का ये वीडियो तेजी से वायरल भी हुआ। नमस्कार, रात के 12 बजे हैं। मेरी टीम ने कहा है कि मुझे बहुत एनर्जी के साथ ये वीडियो करना है, मुस्कुरा के ये वीडियो करना है। अभी मैं तेलंगाना से लैंड किया हूँ। मैनिफेस्टो रिलीज का फंक्शन था, बहुत अच्छा फंक्शन था, काफ़ी लोग थे। काफ़ी लोगों ने हमें कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है, आपने बनाया, आपके सुझावों से बना, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मगर मैं ये भी चाहता हूँ कि आप अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़, जो आपको अच्छा लगे, जो इतना अच्छा नहीं लगा, वो आप मुझे बताइए, ईमेल करिए, मैसेज भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राजस्थान में पार्टी के घोषणा पत्र को लॉन्च करने के लिए जयपुर में कांग्रेस की बड़ी सभा हुई। घोषणा पत्र लॉन्चिंग के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता जयपुर पहुंचे। बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस ने हुंकार भरी। प्रियंका ने जयपुर के मंच से कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर हमला किया। प्रियंका ने घोषणा पत्र के जरिए किसान, महिला, युवा, दलित सब पर फोकस करने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र एक सूची नहीं है, ये संघर्ष की आवाज है। कल एक सभा हुई थी दिल्ली में और ये घोषणा पत्र देश के सामने रखा गया। इसे हमने न्याय पत्र का नाम दिया है ताकि ये स्पष्ट हो कि ये एक सिर्फ घोषणाओं की एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज है, इस देश की आवाज है जो आज न्याय मांग रही है। हमारे न्याय पत्र में किसानों के लिए 5 गारंटी हैं। एमएसपी को हम कानून बनाएंगे और कृषि में इस्तेमाल, जितने भी आप सामान इस्तेमाल करते हैं कृषि में, वो जीएसटी से माफ होंगे। युवाओं के लिए केंद्र में 30 लाख जो खाली पद पड़े हैं, उन्हें भारी करने का काम हमारी सरकार करेगी। हर परिवार में जो पहली नौकरी है वो पक्की मिलेगी और स्नातक पास को 1 लाख रुपए मिलेंगे। हर जो गरीब महिला है उसे सालाना 1 लाख रुपए सरकार से मिलेंगे। केंद्र में जो नई भर्तियां हैं उनमें से 50% महिलाओं को दी जाएंगी। आदिवासी भाई बहनों के लिए भी हमने गारंटी किया है कि वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा। कांग्रेस के बड़े वादों में से एक है कृषि के क्षेत्र में किसानों की कर्ज माफी और दूसरा बड़ा वादा है। कांग्रेस के बड़े वादों में से एक है कृषि के क्षेत्र में किसानों की कर्ज माफी और दूसरा बड़ा वादा है न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर गारंटी देने वाला कानून। कांग्रेस के इन दोनों वादों को काफी असरदार माना जा रहा है क्योंकि वर्तमान में एमएसपी पर कानून की मांग को लेकर हजारों किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर धरने पर बैठे। साल 2020 में भी राजधानी दिल्ली के 5 बॉर्डर्स पर इन किसानों ने 14 माह तक धरना दिया था।
हालांकि इन वादों का पार्टी के वोट परसेंट पर कितना असर पड़ेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र हिंदू और मुसलमान की लड़ाई में भी फंसता दिख रहा है। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राजनीतिक घोषणा पत्र का असर वोटिंग के मैदान पर कम ही होता है। जनता पीएम के चेहरे, पार्टी और कैंडिडेट के नाम पर अपना फैसला चुनती है और इन तमाम कसौटियों पर फिलहाल बीजेपी ही खरी उतरती नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस का घोषणा पत्र चुनाव में क्या रंग चढ़ाता है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।